कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई तालाब। सुंदरपुर नाम के राज्य में एक सुजेन नाम की लड़की रहा करती थी। उसके भाई का नाम था एलन। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। उनके घर में उनकी सौतेली माँ चाला और उसकी बेटी शलाका रहा करती थी। वो दोनों माँ बेटी सुजेन को हर प्रकार की तकलीफ देने की कोशिश किया करते थे। शलाका दिखने में थोड़ी बदसूरत होने के कारण चाला सुजेन से अच्छा बर्ताव नहीं किया करती थी। एक दिन चाला सुजेन से, अरे सुजेन, मेरे लिए दूध लेकर आओ। जी माँ, अभी लेकर आई। ऐसा कहकर सुजेन जल्दी से चाला के लिए दूध लेकर आती है। चाला कुछ जादू कर रही थी। तभी सुजेन आवाज़ देती है, माँ, मैं आपके लिए दूध लेकर आई हूँ, वहाँ रख दो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जी। ऐसा कहकर सुजेन वहाँ से चली जाती है और उदास होकर बाहर आंगन में बैठती है। तभी उसका भाई एलन वहाँ आता है और सुजेन से, क्या हुआ सुजेन, तुम बड़ी उदास लग रही हो। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं हुआ है। मुझे सब पता है, मुझसे तो मत छुपाओ। भैया, माँ हमसे ऐसा व्यवहार क्यों करती है, जैसे हम उसके कोई नहीं है। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लेना, मैं हूँ ना, तुम चिंता मत करो। हाँ भैया, तुम हो, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं है। ऐसा कहकर सुजेन अपने काम करने चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, मगर उसकी सौतेली माँ उन दोनों पे बहुत जुल्म करती है। उससे घर के सारे काम करवाती है। उसकी बेटी शलाका और वो दोनों दिन भर मज़े में रहा करते थे। एलन भी अब दिन भर के काम करके ऊब गया था। एक दिन एलन और सुजेन वहाँ से भाग जाने की सोचते हैं और उसी रात वो दोनों घने जंगल में भाग जाते हैं और थककर एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं। अगली सुबह घर में, सुजेन, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ, जल्दी। उसे कोई आवाज़ नहीं आती। वो फिर से आवाज़ लगाती है, सुजेन। तभी उसके समझ में आता है कि घर में कोई नहीं है। वो अपने कमरे में जाकर अपना जादू एक आईने पर डालकर देखती है कि सुजेन कहाँ पे है। तो उसे पता चलता है कि सुजेन और एलन जंगल में सो रहे हैं। अब वो बोलती है, अच्छा हुआ ये जंगल में चले गए, मुझे इन्हें घर से निकालने की नौबत ही नहीं आई। अब देखो कैसे मजा आता है। ऐसा कहकर चाला अपना जादू जंगल के पानी पर कर देती है। उन दोनों ने ये पानी पिया तो वो जानवर बन जाएंगे। हा हा हा। यह सुजेन और एलन जंगल में उठ जाते हैं और उठने के बाद देखते हैं कि वो जंगल में बहुत दूर तक पहुंच गए हैं। उन्हें अब कोई नहीं ढूंढ सकता था। थोड़ी देर चलने के बाद एलन को बहुत प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए एक तालाब के पास चला जाता है और पानी हाथ में लेता है। तभी उसे तालाब से आवाज़ आती है कि, हे बच्चे, इस तालाब का पानी तुम नहीं पी सकते। अगर तुमने इसे पिया तो तुम जानवर बन जाओगे। भाई, तुम इस तालाब का पानी नहीं पियोगे, मुझे बहुत डर लगता है। उसकी ये बातें सुन एलन भी कुछ नहीं बोलता और पानी ना पीकर अब दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोड़ी ही दूर चलने के बाद एलन सुजेन से, अगर मुझे आगे कोई पानी का तालाब मिला तो मैं उसमें से पानी पी जाऊंगा। मुझे सच में बहुत प्यास लगी है। हाँ भैया, ठीक है। अब एलन और सुजेन बहुत देर तक चलते रहते हैं, मगर उन्हें कहीं पानी नज़र नहीं आता। अब एलन को पानी की आवाज़ सुनाई देती है। एलन सुजेन से, सुजेन, यहाँ मुझे पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है, चलो वहाँ जाकर देखते हैं। हाँ चलो भैया। वो दोनों पानी की आवाज़ सुनकर नदी के पास चले जाते हैं। उसके पानी को देख एलन जल्दी जल्दी पानी पीने के लिए पानी हाथ में लेता है। तभी नदी से आवाज़ आती है कि, बालक रुको, इस नदी का अगर तुम पानी पियोगे तो तुम जंगली पशु बन जाओगे। ये सब सुनकर सुजेन एलन को पानी पीने से मना करती है, मगर इस बार एलन उसकी बात नहीं मानता और वो पानी पी लेता है। पानी पी लेने के बाद एलन एक हिरन में बदल जाता है। वो खुद को हिरन बना देख बहुत दुखी होता है। तभी सुजेन उससे कहती है कि, भाई, मैंने तुम्हें कहा था ना इस तालाब का पानी मत पियो, मगर तुमने नहीं सुना। अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। यहाँ जंगल में बहुत भयानक पशु होंगे, तुम्हारी जान को खतरा होगा। ये सब सुनकर हिरन रोने लगता है और सुजेन के गले लग जाता है। तभी कुछ देर चलने के बाद सुजेन को एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें रहने का कुछ सामान तो होता है, मगर उसमें कोई नहीं रहता था। ये देख सुजेन एलन से बोलती है, भैया, हम अब यहीं रहेंगे, हमारे लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं होगी।
ये सुनकर हिरन गर्दन हिलाता है और बोलने की कोशिश करता है। तभी उसके मुंह से आवाज़ आती है, ठीक है मेरी बहना। एलन को बोलता हुआ देख सुजैन बहुत खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है। अब वहाँ पड़ा हुआ कंबल साफ करके सुजैन और एलन उस पर सो जाते हैं। अगले दिन एलन और सुजैन दोनों मिलकर जंगल में बहुत घूमते हैं और कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर अब सुजैन एलन को साथ लेकर जंगल में नहीं जाती थी, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। इसीलिए उसके लिए ताज़ी घास घर में ही लेकर आया करती थी। अब एक दिन एलन सुजैन से, सुजैन कितने दिन हुए हैं मैं घर में हूँ, मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे जाने दो। ठीक है भैया, तुम जाओ, मगर जल्दी घर वापस आ जाना। हाँ सुजैन, मैं वापस आने तक दरवाज़ा नहीं खोलना। मैं 3 बार आवाज़ दूंगा तभी दरवाज़ा खोलना। हाँ ठीक है भैया, तुम आवाज़ दोगे तभी मैं दरवाज़ा खोलूँगी, मगर तुम जल्दी आना भैया। हाँ मेरी बहना। ऐसा कहकर एलन वहाँ से दौड़ते हुए जंगल में चला जाता है। बहुत दिनों बाद आने के कारण एलन बहुत खुश था। वो बहुत सुंदर दिख रहा था, उसका शरीर जैसे चमक रहा था। अब एलन जंगल में इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहा था। उसी समय उस राज्य के राजकुमार रविसेन वहाँ से गुजर रहे थे। वो शिकार करने के लिए उस जंगल में आते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ समय जाने के बाद उन्हें एक हिरन दिखाई देता है। उस हिरन को देख राजकुमार उसकी शिकार करने के लिए उसके पीछे जाते हैं, मगर वो हिरन तभी घर जाने के लिए निकलता है। राजकुमार देखता है कि हिरन एक झोपड़ी के पास आकर कुछ बोलता है, मेरी प्यारी बहना दरवाज़ा खोलो, मेरी प्यारी बहना दरवाज़ा खोलो, मेरी प्यारी बहना दरवाज़ा खोलो। ऐसा 3 बार कहकर ठकठकाते ही सुजैन दरवाज़ा खोलती है और तभी राजकुमार देखता है कि एक सुंदर लड़की दरवाज़ा खोलती है और उस हिरन के साथ घर में चली जाती है। ये सब पेड़ के पीछे छुपा राजकुमार देख लेता है और मन में, अद्भुत, ये लड़की कितनी सुंदर है, मेरी तो उससे नजर ही नहीं हट रही, मगर ये हिरन के साथ क्या कर रही है। ऐसा सोचकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है और अगले दिन राजकुमार वहाँ आकर दरवाज़ा ठकठकाता है और एलन जैसे शब्द बोलता था वैसे ही शब्द बोलता है। तभी सुजैन दरवाज़ा खोल देती है। दरवाज़ा खोलते ही सुजैन उसके आगे एक नौजवान सुंदर राजकुमार देखती है। उसकी नज़र उससे हटती ही नहीं। तभी राजकुमार सुजैन से, माफ़ कीजिए, मैंने कल आपको यहाँ देखा, इसलिए मैं आपसे बात करने चला आया। मैं इस राज्य का राजकुमार रविसेन हूँ, आप मुझे बहुत पसंद हो। ये आप क्या कह रहे हो राजकुमार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या आप मुझसे विवाह करोगी? सुजैन राजकुमार की ओर देखती ही रहती है और उसे उसकी और एलन की कहानी बताती है। सब सुनने के बाद राजकुमार, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप शादी के लिए तैयार है या नहीं ये बताइए। हाँ राजकुमार, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे ये बात मेरे भाई को बतानी होगी। जी बेशक, आप उन्हें बताइए, मैं चलता हूँ। आप कल हमारे राज्य में शाही मेहमान बन के आइए, मैं आपकी राह देखूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार वहाँ से चला जाता है और सुजैन को ये सब एक सपने की तरह लगता है। तभी वहाँ एलन आता है। एलन को देख सुजैन उसे सारी बात बता देती है। भैया, आज यहाँ इस राज्य के राजकुमार आए थे, उन्होंने मुझसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा है। सच में सुजैन? हाँ भैया, उन्होंने कल हमें उनके राज्य में बुलाया है। फिर कल हम राजकुमार के राज्य में जाएंगे। ऐसा कहकर एलन और सुजैन अगले दिन राजकुमार के राज्य में चले जाते हैं। तभी उनको देख राजकुमार उनका स्वागत करता है और उन्हें महल में ले जाता है। दूसरे ही दिन राजकुमार और सुजैन की शादी हो जाती है। अब सुजैन और राजकुमार महल में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन सुजैन की सौतेली माँ चाला अपना जादू करके आईने में देखती है कि सुजैन और एलन कहाँ पर है। तभी उसे आईने में दिखाई देता है कि सुजैन एक राजकुमारी के कपड़े पहने हुए है और उसके साथ राजकुमार भी है और एलन गार्डन में घास खा रहा है। ये सब देख चाला को बहुत गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से से शीशा तोड़ देती है और अपनी बेटी को लेकर महल आने के लिए निकल जाती है। चाला महल में पहुंचते ही देखती है कि राजकुमारी सुजैन अपने कक्ष में आराम कर रही है। ये देख चाला अपनी बेटी को जादू से सुजैन बना देती है और राजकुमारी सुजैन को अपने जादू से बेहोश कर देती है। तभी उसकी बेटी शलाखा, माँ, हमारा झूठ पकड़ा तो नहीं जाएगा ना? नहीं मेरी बच्ची, अब तुम इस राज्य पे राज करोगी, समझी? हाँ माँ, अब जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगी। ठीक है,
मैं इस सुजैन को घने जंगल में छोड़ आती हूँ। तुम तब तक यही रुको, ठीक है? जी माँ। ऐसा कहकर चाला राजकुमारी सुजैन को लेकर घने जंगल में चली जाती है और सुजैन को वहाँ जंगल में छोड़ वापस महल में चली आती है। इधर एलन अपनी बहन के पास चला जाता है तो शलाका उससे कहती है कि अरे ये हिरन कहाँ से यहाँ आया, निकालो मेरे कमरे से। ऐसा कहकर वो उसे कमरे से निकाल देती है। ये सब देख एलन बहुत हैरान हो जाता है कि सुजैन उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। ये सुजैन को अचानक से क्या हुआ? मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया इसने? ये सब सोचते सोचते वो गार्डन में आ जाता है, मगर उसका वहाँ जी नहीं लगता। तो वो फिर से अपनी बहन को मिलने के लिए चला जाता है। तो वो देखता है कि उसकी सौतेली माँ कमरे में है। एलन कमरे के बाहर खड़ा रहकर दोनों की बातें सुनने लगता है। शलाका, मैं उस सुजैन को घने जंगल में छोड़कर यहाँ चली आई। अब वह कभी वापस नहीं आएगी। अब तुम हमेशा के लिए इस राज्य पर राज करोगी। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम्हें राजकुमार के साथ कैसे बात करनी है इसकी तैयारी करनी होगी। जी माँ। ये सब बाहर खड़ा एलन सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जंगल की ओर चला जाता है। वो जंगल में बहुत देर सुजैन को ढूंढता है, मगर उसे सुजैन दिखाई नहीं देती। तभी उसे एक पेड़ के नीचे एक ऋषि बैठे दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाकर, बाबा मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें मेरी कैसी मदद चाहिए? बाबा, मेरी बहन इस जंगल में है, मुझे उससे मिलना है। क्या आप उसे खोजने में मेरी मदद करेंगे? तभी बाबा आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और थोड़ी देर में कहते हैं, तुम्हारी बहन तुम्हें इस दिशा में मिल जाएगी। तुम दोनों बहुत ही जल्द मिल जाओगे। और हाँ, ये सब तुम्हारी सौतेली माँ ने किया है। तुम्हें हिरन भी उसी ने बनाया है। ये सब सुन एलन चुप हो जाता है और बाबा से, बाबा, हमें इस मुसीबत से बचने का उपाय बताइए। ये लो जल। तुम्हारी सौतेली माँ जब तुम्हारे सामने आएगी तो उसके ऊपर ये जल छिड़क देना, तभी उसकी सारी शक्तियाँ नष्ट हो जाएगी। तुम पहले जैसे बन जाओगे एलन। अब तुम इस दिशा में जाओ और राजकुमारी को लेकर जल्द ही महल में जाओ। ऐसा कहकर बाबा उसके गले में जल की बोतल बांध देते हैं। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर एलन बाबा ने बताई हुई दिशा की ओर चला जाता है और उसे कुछ देर चलने के बाद सुजैन एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई देती है। तभी एलन उससे, मेरी बहन, तुम ठीक हो? हाँ भैया, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए। वो राजमहल में हमारी माँ और शलाका आई थी और उसने मुझ पर जादू करके यहाँ लाकर छोड़ दिया। मुझे सब पता है सुजैन। चलो अब हम राजमहल में चलते हैं। हाँ चलो भैया, मगर तुम्हारे गले में ये क्या है? मुझे सिद्ध बाबा ने ये जल दिया है, जिससे हम हमारी सौतेली माँ की सारी शक्तियाँ नष्ट कर सकते हैं और मैं पुनः मानव के रूप में आ जाऊँगा। अब तुम इसे अपने पास रखो, वक्त आने पर इसका सही इस्तेमाल करेंगे। उधर राजमहल में राजकुमार राजकुमारी के कमरे में चला जाता है और वहां जाकर देखता है कि राजकुमारी सोई हुई है। तो राजकुमार दासी से, राजकुमारी को क्या हुआ है? ये यहाँ ऐसे क्यों सोई है? उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए वो आराम कर रही हैं। वो उठ जाने पर मैं आपको बुलाऊंगी। जी, उन्हें आराम करने दीजिए। ऐसा कहकर राजकुमार कमरे से चला जाता है। इधर दासी बनी चाला अपने रूप में आ जाती है और शलाका से, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये लोग बहुत चालाक है। हमें संभल कर रहना होगा और हमारा नाटक अब ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। मुझे कोई और उपाय ढूंढना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे भी यही लग रहा है कि मुझे इस समस्या का कोई जल्द से जल्द समाधान ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कहकर चाला अपने काम में लग जाती है और इधर एलन और सुजैन अपने महल में आते हैं। राजकुमारी सुजैन ने अपने कपड़े दासियों की तरह परिधान किए थे, जिससे उन्हें कोई पहचान ना सके। थोड़ी देर बाद एलन और सुजैन चुपके से राजकुमार के कमरे में चले जाते हैं। तभी सामने राजकुमार खिड़की के बाहर देख रहा था। तभी सुजैन उसे आवाज देती है, राजकुमार, मैं आ गई। राजकुमार वो आवाज सुन उस ओर देखता है। तभी उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो राजकुमारी को एक दासी के कपड़े पहने देखता है। तभी राजकुमार, राजकुमारी, आप यहाँ ऐसे इस कपड़ों में क्या कर रही है? राजकुमार, आपने मुझे पहचान लिया। मेरी सौतेली माँ ने यहाँ आकर मुझ पर जादू करके जंगल में भिजवा दिया और यहाँ वो और उसकी बेटी आकर रह रही है। ये सब सुन राजकुमार बहुत गुस्से में आ जाता है और मंत्रियों से, अभी क्या अभी महल में सभी मंत्रियों को बुलाया जाए। राजकुमार का आदेश मिलते ही सभी मंत्री दरबार में उपस्थित रहते हैं। तभी राजकुमार राजकुमारी के साथ महल में आता है और महल में आते ही वो महल में नकली राजकुमारी और उसकी दासी को बुलाने का आदेश देता है।
थोड़ी ही देर में वो नकली राजकुमारी और उसकी माँ आ जाते हैं। तभी उनकी नज़र राजकुमार के पास खड़ी राजकुमारी सुज़ैन पर पड़ती है तो वो बहुत गुस्से में आ जाती है। तभी वो अपना असली रूप धारण कर लेती है। इन्हें अभी के अभी बंदी बना लिया जाए। इन्होंने राजकुमारी को जान से मारने की कोशिश की है। आप क्या मुझे बंदी बना लोगे? मैं कभी किसी के हाथ नहीं आती और मैं इस राजकुमारी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर चाला मंत्र पढ़ती है और उसके ऊपर कुछ करे। तभी सुज़ैन अपने पास रखा हुआ जादुई जल जो कि बाबा ने दिया हुआ था उसे निकालकर चाला के बदन पर छिड़क देती है। तभी उस जल के प्रभाव से उसका जादू काम करना बंद कर देता है। ये सब देख चाला बहुत गुस्से में आ जाती है और अपने आप को संभाल नहीं सकती। तभी राज्य के सिपाही उसे लेकर कारागृह में डाल देते हैं। ये सब देख राजकुमार और राजकुमारी बहुत खुश हो जाते हैं और उस जल के प्रभाव से चाला की बुरी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है और उसी के साथ एलन भी अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। ये सब देख सभी बहुत खुश हो जाते हैं। अब सब बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। वो कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। बहुत समय पहले की बात है। किशनपुर नाम के गांव में चरण नाम का एक आदमी अपने 2 बेटियों के साथ रहता था। चरण बहुत ही मेहनती और दयालु इंसान था। चरण की बड़ी बेटी का नाम था नीलू और छोटी बेटी का नाम था पार्वती। नीलू भी बड़ी समझदार और मेहनती थी। वो बचपन से अपने माता पिता का हर कहा सुनती थी और पार्वती बिल्कुल उसके विपरीत थी। वो हमेशा जिद पर अड़ जाती थी। ये देख चरण हमेशा सोचता था, मेरी बेटी नीलू कितनी मासूम, नेकदिल और समझदार है। मुझे हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए। एक दिन उनके गांव में मेला लगता है। चरण अपने दोनों बेटियों को लेकर मेला देखने जाता है। तभी नीलू को एक गुड़िया पसंद आ जाती है और नीलू अपने बाबा से, बाबा मुझे वो गुड़िया चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद आई है। अच्छा ठीक है बेटी। चरण नीलू को वो गुड़िया लेकर देता है। तभी पार्वती, बाबा मुझे भी ऐसी ही गुड़िया चाहिए। अरे बेटा पार्वती, एक गुड़िया तो अभी ली ना हमने, तुम दोनों बहनें बारी बारी के उसके साथ खेलना। नहीं बाबा, मुझे वो गुड़िया बस मेरे लिए चाहिए, जिसके साथ मैं सिर्फ अकेली खेलूंगी। नीलू पार्वती की जिद सुनकर चरण से कहती है, बाबा ये गुड़िया आप पार्वती को दे दो। अगली बार जब मेला लगेगा तब आप मुझे कुछ और खरीद कर देना। नीलू अपने हाथ की गुड़िया पार्वती को दे देती है। ये सब देखकर चरण सोचता है, सच में भगवान, तुमने मुझे बहुत समझदार बेटी दी है, जिसे अपने माता पिता के हालातों के बारे में पता है तो बेचारी किसी चीज़ की जिद नहीं करती। चरण हमेशा अपनी बेटी के बारे में सोचा करता था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बड़ी बेटी कभी भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भी नहीं मांगेगी। वो हमेशा उसका ध्यान रखा करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। नीलू और पार्वती अब बड़ी हो गई थी। दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। उनके लिए अब रिश्ते आना शुरू हो गए थे। ये देखकर चरण अब बहुत चिंता में पड़ जाता है। चरण को चिंता थी तो उसकी बड़ी बेटी की, उसके सीधे साधे स्वभाव की। ससुराल जाकर अगर मेरी बेटी को अच्छी सास नहीं मिली तो मेरी बेटी तो घुट घुट कर मर जाएगी, पर मुझे कभी कुछ नहीं बताएगी। नहीं, मुझे नीलू के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढना पड़ेगा। वो गरीब रहेगा तो चलेगा, पर मैं मेरे नीलू के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढूंगा। इसीलिए चरण एक परिवार जो उनके बराबरी का भी नहीं था, फिर भी ऐसे परिवार में नीलू की शादी कर देता है और अपनी कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसे दहेज में दे देता है, ताकि आगे जाकर नीलू को उसके ससुराल वाले कुछ ना बोल सके। नीलू जब पहली बार अपने ससुराल जाती है और देखती है तो उनके यहाँ ना रहने के लिए अच्छा घर था, ना घर में कोई सामान। अगले दिन जब वो अपने बाबा के घर आती है तो अपने बाबा से कहती है, बाबा आपने मेरी शादी कैसे घर में कर दी? वहाँ ठीक से रहने की जगह भी नहीं है, ना ही घर का सामान है। मैं अपनी गृहस्थी कैसे संभालूं बाबा? बेटी मुझे सब पता है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छे हैं, तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और रही बात घर और सामान की, तो बेटा मैंने तुम्हारे लिए जो लड़का ढूंढा है वो लाखों में एक है। दामाद जी तुम्हारे लिए बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। तुम फिक्र मत करो बेटा, वो बहुत मेहनती लोग हैं, बस तुम्हें उनके पीछे हर हाल में खड़ा रहना है। आपने जो कुछ भी मेरे बारे में सोचा होगा वो बिल्कुल सही होगा बाबा। शादी की रस्म पूरी होने के बाद नीलू अपने ससुराल पहुंच जाती है। उस दिन के बाद नीलू ने कभी उस बात का जिक्र तक नहीं किया। जो नीलू ने अपने बाबा के घर कभी खेतों में काम नहीं किया था, वो अभी अपने पति शंकर के साथ लोगों के खेतों में मजदूरी भी करने लगी थी। धीरे धीरे शंकर के घर के हालात भी बदल जाते हैं।
शंकर और नीलू मिलकर कुछ जमीन किराए से लेते हैं। दोनों दिन रात मेहनत करते हैं। कुछ ही सालों में शंकर खुद की जमीन खरीद लेता है। ऐसे ही एक दिन शंकर नीलू से, भाग्यवान, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरा तो नसीब ही बदल गया है। और मैं तुम्हें इस बात की दाद देता हूँ कि तुम्हारे बाबा के घर तुम कभी खेतों में नहीं गई, लेकिन तुमने मेरा बखूबी साथ दिया। ऐसा साथ पाने के लिए लगता है मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किए होंगे, तभी तुम मुझे मिली हो। जाइए, आप भी ना कुछ भी बोलते हो। पति और पत्नी का तो काम ही है ना एक दूसरे के हर सुख दुख में साथ देना। इसमें मैंने क्या बड़ा कर दिया। अच्छा भाग्यवान, चलो खाना खाते हैं। जी, मुझे तो कब की भूख लगी है। आप ही हो कि इधर उधर की बातें कर रहे हो। अच्छा बाबा, चलो। शंकर और नीलू हंसते हंसते खाना खाने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद घर का काम कर दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी दोनों के दिन बीत रहे थे। दोनों मेहनत कर रहे थे और अपने जीवन को अच्छे से जी रहे थे। शंकर कभी खेतों के साथ कोई भी धंधा शुरू करता तो नीलू हर उस काम में शंकर को पूरा सहयोग कर देती थी। धीरे धीरे दोनों तरक्की करने लगे। अब शंकर और नीलू को एक सुंदर सा लड़का होता है जिसका नाम वो सागर रखते हैं। अब सागर धीरे धीरे बड़ा होने लगा। घर में खुशहाली छाई हुई थी। शंकर और नीलू भी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन शंकर नीलू से कहता है, भाग्यवान, तुम जब शादी कर हमारे घर आई तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज देखो, ज्यादा नहीं है लेकिन आज हमारे पास खुद का खेत है, अच्छा सा परिवार और ये छोटा सा लेकिन अच्छा घर है। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो यकीन नहीं होता कि ये सब इतने जल्दी कैसे हुआ। हाँ जी। बस भगवान हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे, हमें हमेशा मेहनत की ताकत दे। दोनों बातचीत करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ साल बीत जाते हैं। अब सागर भी 12वीं की परीक्षा देकर आगे सीखने के लिए बाहर जाता है। नीलू और शंकर इधर बहुत मेहनत करके सागर को पढ़ाते हैं। सागर भी अच्छे से पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज की छुट्टियां लगने की वजह से सागर घर आता है। तभी सागर शंकर से, बाबा, अब मुझे 1 महीने की छुट्टी है, आप बस ये 1 महीना आराम कीजिए, खेत के सारे काम मैं कर लूँगा। सागर की ये बात सुनकर शंकर को अच्छा लगा कि मेरे बेटे को हमारी फिक्र है। लेकिन शंकर सागर से कहता है, हाँ बेटा, जरूर काम करना तुम, लेकिन अभी तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। आगे जाकर काम ही काम करना है। ठीक है बाबा, लेकिन आप मुझे छोटे काम भी तो बता दिया करो, उतना ही आपका काम कम हो जाएगा। ठीक है बेटा। ऐसे ही एक दिन शंकर शाम को फसल में पानी देने के लिए खेत में निकलता है। रास्ते से जाते वक्त शंकर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गांव वाले शंकर को उठाकर पास के शहर के अस्पताल लेकर जाते हैं। सर पर मार लगने की वजह से शंकर कोमा में चला जाता है। सागर भी अस्पताल पहुंच जाता है। वहां के अस्पतालों में नई तकनीक ना होने के कारण वहां के डॉक्टर उन्हें दूसरे शहर एम्बुलेंस में भेज देते हैं। दूसरा शहर दूर होने के कारण शंकर रास्ते में ही चल बसते हैं। सागर के तो पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। इधर नीलू को इस बात का कोई पता ही नहीं था। रात भर सागर अपने बाबा शंकर के पास बैठकर रोता है। अगली सुबह सागर और गांव वाले शंकर को घर ले आते हैं। नीलू तो ये सब अचानक देखकर अपने होश खो बैठती है। सागर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर घर आता है। माँ, अब हमारा क्या होगा माँ? अब कौन मुझे इतना प्यार करेगा? माँ, कौन मेरे पीछे खड़ा होगा? कौन मुझे घर आते ही गले लगाएगा? माँ, मैं अब बाबा शब्द कभी अपनी जिंदगी में नहीं बोल पाऊंगा ना माँ? बताओ ना माँ। चुप हो जाओ मेरे बेटे। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। घर की सारी जिम्मेदारी नीलू के ऊपर आ जाती है। सागर टूट ना जाए इसलिए नीलू कभी सागर के सामने नहीं रोती, और सागर भी अपनी माँ को ज्यादा दुख ना हो इसलिए वो भी कभी अपनी माँ के सामने नहीं रोया। दोनों एक ही जगह सोते और हर रात रोते थे, लेकिन एक दूसरे को उन्होंने कभी समझने नहीं दिया ताकि कोई कमजोर ना पड़े। सब विधि संपन्न होने के बाद सागर और नीलू दोनों ही तुरंत अपने खेतों में काम शुरू कर देते हैं। सागर दोपहर तक खेतों में काम करता था और दोपहर के बाद शहर जाकर कोर्ट कचहरी के लिए लगने वाले कागजात जमा करता था। आज तक उसे ऐसा कोई काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठता और अकेला जितना जी चाहे रो लेता और घर आकर अपने माँ से कहता, माँ सब ठीक है, मैं सब संभाल लूँगा। एक दिन नीलू सागर से, बेटा तुम इधर खेती पर ध्यान मत दो, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। तुम्हारे पिताजी भी यही चाहते थे बेटा। हाँ माँ, मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। सागर खेती के थोड़े काम करके परीक्षा देने जाता था। उस साल सागर सारे विषय में फेल हो गया। तब उसे सारे रिश्तेदार और आस पड़ोसी लोग कहने लगे, अरे देखो, बाप गया तो लड़का बिगड़ गया, ये लड़का तो अब कुछ नहीं कर सकता।
और रिश्तेदार और समाज के लोग सागर को ऐसे भला बुरा कहने लगे। सागर और मन ही मन में टूटने लगा। वो अपने बाबा के बहुत ज़्यादा करीब था। जब भी वो पढ़ाई करने बैठता था, उसे अपने बाबा का अंतिम संस्कार उसकी आंखों के सामने आता था। वो किसी भी चीज़ में अपना मन नहीं लगा पा रहा था। ऊपर से लोग उसे हिम्मत देने के बजाय भला बुरा कहने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि सागर ने जान देने की सोच ली, क्योंकि वो करने कुछ और जाता था और हो कुछ उल्टा ही जाता था। एक दिन वो रात को उसके गांव के पास वाले बड़े पुलिया पर गया और वहां से छलांग लगाकर अपने जान देने वाला था। तभी उसने सोचा, अगर मैं ऐसे डर के जान दे दूंगा तो मेरी बात मेरे माँ का क्या होगा। वो वापस नीचे उतरकर घर गया और घर जाकर माँ को गले लगाकर बहुत रोया। क्या हुआ है बेटा, रो क्यों रहे हो? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही। इधर घर के हालात बहुत खराब थे। नीलू दिन रात मेहनत करती थी और बस उसे एक ही आस थी कि सागर एक बार अपनी पढ़ाई पूरी करके कहीं नौकरी करने लगे। लोग भले ही सागर को कुछ भी कहते थे, लेकिन नीलू को अपने बेटे पर पूरा विश्वास था कि सागर बस उसके बाबा के जाने की वजह से अंदर से टूट चुका है। उसकी उम्र ही क्या है, वक्त के साथ मेरा बेटा कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। 1-2 साल बीत जाते हैं। सागर एक अच्छी नौकरी पर लग जाता है। माँ, मुझे नौकरी लग गई है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे, मुझे पता था एक ना एक दिन तुम अच्छा कर ही लोगे। उस दिन के बाद सब हंसी खुशी रहने लगे। फिर भी नीलू अपना खेती का काम कभी नहीं छोड़ती। वो अपनी खेती का काम करती रही, क्योंकि उसे उस खेत की कीमत पता थी। उस खेतों में शंकर की यादें थी। सागर भी अपने खेतों से उतना ही प्यार करता था जितना नीलू।